है कि नशा है क्या। आज हम उसका दूसरा पहलू डिस्कस करेंगे कि नशा छोड़ने के असूल क्या हैं। कि किन तरीकों से नशा छोड़ा जा सकता है। चलें आसान सी बात करते हैं। मोबाइल कितने लोगों को इस्तेमाल करना आता है? कितने लोगों के पास मोबाइल था बाहर? सबके पास था तकरीबन। यार देखो, आजकल ना बड़ा जदीद दौर है। मोबाइल खोलो, उस पे लिखो कि किस तरह नशे को छोड़ा जा सकता है, वो आपको 1000 तरीके बता देगा। बस घर बैठ के उन तरीकों पे अमल करो, नशा छूट गया। आसान तरीका, बड़ा सादा लिखा हुआ है। जब आप चले जाए ना यहां से जब जाओ ना, अभी गौर से हर चीज सुनो। जब यहां से जाओ तो अगर आप ये चाहते हो कि दोबारा ये नौबत ना आए, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। मोबाइल आपके पास, सबके पास होता है। इंग्लिश नहीं आती, जिस जुबान में मर्जी आप वो तो बल्कि आप वॉइस डिटेक्टर होते हैं, आप वॉइस डिटेक्टर पे उसे कहें कि जी नशा छोड़ने के तरीके बताएं, वहां पे 2 चीजें सादा सी बता देंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना। बस उसे पढ़ो, उस पर अमल करो, बस बात खत्म। इससे आसान तरीका क्या है नशा छोड़ने का? ये अगला स्टेप है। अब यहां 3 मसाइल है, मसाइल कह लें या एस्पेक्ट कह लें। पहला, मरीज खुद। दूसरा, जो इलाज कर रहा है, मसलन घर वाले। तीसरा, मुआशरा। ये 3 चीजें आएंगी। अब वो गूगल भी तीनों की चीजें देगा। आप वहां लिखोगे ना कि हाउ वी क्विट द एडिक्शन, या हम नशा कैसे छोड़ सकते हैं, तो वो आपको कुछ करने के लिए कहेगा और कुछ चीजों से बच रुकने के लिए कहेगा। अब ये अकेले आप नहीं कर सकते, अकेला होगा नहीं। जिस तरह हम बारहा दफा ये डिस्कस करते रहते हैं कि नशे को छोड़ने के लिए ये 3 पिलर्स हैं, उसमें मैंने जो मेन पिलर है वो फिर डॉक्टर आ जाता है। क्योंकि ये चीजें जो करना है, ये नहीं करना, मरीज खुद इसलिए नहीं कर सकता कि वो तो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है ना, वो तो जहनी तौर पे माऊफ है नशे में, वो नहीं कर पाएगा 100% उस पे अमल वो नहीं कर पाएगा। फिर उसको समझाने के लिए कोई चाहिए। फिर वो समझाने के लिए सबसे पहला ग्रुप कौन सा होता है? फैमिली, घर वाले। अब घर वालों की भी अलग अलग किस्में हैं। अब घर वाले किस लेवल का समझते हैं नशे को, या जो लिखा हुआ है उसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, ये एक अलग कहानी है। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप नशा स्टार्ट करते हैं ना, तो घर वाले अपने पूरे तरीके अपना चुके होते हैं। कभी कैद करके, कभी वास्ते तरले, कभी मार के, कभी खर्चा बंद करके, वो अपनी तरफ से सारे तरीके आजमा चुके थे। अब वो तरीके कितने वैलिड हैं, कितने ठीक हैं, ये किसी को नहीं पता। ये यहां से पता चलना है। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप नशा छोड़ के जाएंगे ना यहां से, तो महीना, 2 महीने, 4 महीने बाद एक पीरियड आएगा जिसे लैप कहते हैं। लैप, इसे कहते हैं स्लिप होना। स्लिप होंगे, ये कंफर्म है। अब स्लिप होना हिस्सा है इलाज का, लेकिन अब ये लोग क्या समझेंगे और ये क्या समझेंगे कि जी सारा इलाज जाया हो गया। इलाज तो हुआ ही कोई नहीं, इसने तो 2 महीने नहीं गुजारे, इसने 15 दिन नहीं गुजारे, ये फिर लग गया। जब ये दोनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे होंगी, वो होगी मायूसी।
मायूस मरीज भी हो जाएगा, मायूस घर वाले भी हो जाएंगे। फिर उससे अगला स्टेप होगा जिसे कहते हैं रिलैप्स। ये खतरनाक चीज है। यहां फिर दाखिले की नौबत आ जाती है, दाखिले की नौबत बन जाती है। अब अगर ये लिखी हुई चीज ये सही तरीके से पढ़ ले, सही तरीके से समझ लें और उस पर अमल कर लें, तब भी दोबारा दाखिले की नौबत नहीं आएगी। ठीक, मरीज को हम इसलिए गुंजाइश दे देते हैं, वो तो मरीज है ना, वो तो गलती कर सकता है, क्योंकि वो तो एक मर्ज में मुब्तला है, एक आदत में मुब्तला है। फिर तीसरी चीज आ जाती है मुआशरा। अब मुआशरे के लिए ये नहीं लिखा होगा अब आप नशा करते हैं, मुआशरे को क्या पड़ी है वो आपका इलाज करे। यहां दूसरा एंगल है कि आपको और आपकी फैमिली को यह बताएगा कि मुआशरे के कौन से रवैये होंगे और उन रवैयों को हैंडल किस तरह करना है। तीनों चीजें हो गई। कौन सा वो इलाज मुश्किल है? इलाज के लिए जरूरी नहीं होता, मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ ये है पता नहीं है। कौन सा ऐसा खानदान है जो चाहता है कि उनका प्यारा उनसे दूर रहे? ऐसा कोई नहीं चाहता होता। मसला सिर्फ ये होता है कि वो बेबस हो जाते हैं, वो अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो तरीके वैलिड होते नहीं है। वो जब रिजल्ट उनको उनकी तवक्कुआत के बरक्स मिलता है तो वो मायूस हो जाते हैं। मायूस होकर वो फिर हेल्पिंग हैंड ढूंढते हैं। वो हेल्पिंग हैंड सिर्फ अदारा होता है। अब हम अदारे को बाद में डिस्कस कर लेंगे कि वहां क्या मसाइल है, लेकिन फिलहाल हम इन तीन चीजों पे आते हैं। मुआशरे को हम ठीक नहीं कर सकते, हमने इस काबिल होना है कि मुआशरे के रवैये को फेस कर सकें। अब ये दो चीजें सबसे अहम है, जिसके लिए मैं अक्सर कहता होता हूं कि फैमिली जब भी आए आपसे मिले, आपसे मिलने के बाद फिर मुझसे मिले। जिसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूं कि एक घर में एक शुगर का मरीज है या कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, उस सारी फैमिली को पता होता है अगर शुगर का मरीज है तो इसको मीठा नहीं देना, इसके पांव का ख्याल रखना है, इसको एक्सरसाइज करवानी है, किस टाइम पे इसकी शुगर चेक करनी है, किस टाइम पे इसको दवाई देनी है। सारे ट्रेन होते हैं ना। इसी तरह सारी बीमारियों में घर वालों को पता होता है। वाहद ये एक बीमारी है जिसमें घर वाले समझते हैं कि ये तो ठीक होंगे नहीं, इसमें हमारा रोल ही कोई नहीं। हालांकि किसी भी आदत को बनने में या आदत को छोड़ने में सबसे ज्यादा जो अहम किरदार है वो फैमिली करती है। ठीक, अब इनको पता नहीं है कि ये क्या करना है। मरीज इस काबिल नहीं है कि वो कुछ कर सके। दोनों फेस करते हैं तीसरे फैक्टर को, मुआशरे को, और ये मुआशरा जो है उसने तो अपने हिसाब से चलना है। वो अपने हिसाब से चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता नौबत ये बन जाती है कि वो कहते हैं जी नशा काबिल इलाज है ही नहीं। हालांकि ये बहुत सिंपल सा काम है। कोई भी आदत अपनाना, कोई भी आदत छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसका तरीका पता होना चाहिए। अब जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि रोटी है, आपने कभी पकाते हुए देखा ही होगा, देखने में कितनी आसान लगती है कि इस तरह बस वो गोल ही करनी है, लेकिन अगर आप करने लगेंगे तो वो नहीं होगी। बहुत से काम देखने में बड़े आसान होते हैं, कहने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करना उनको बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह जब फैमिलीज हमारे पास आती हैं, जब मैं उनसे मिलता हूं तो वो सबसे पहले अपनी मायूसी का ही इजहार कर दिए। आप यहां फर्ज कर 300 लोग हैं, 300 लोग में से शायद ही, मैं अगर बहुत ज्यादा बताऊं तो 10 या 15 लोग होंगे जो मुझे मिलते होंगे। वो भी मैं पकड़ धकड़ के मिलता हूं, मिलना नहीं चाह रहे होते वो, मैं खुद जबरदस्ती मिलता हूं। क्यों नहीं चाह रहे होते? जब मैं पूछता हूं हमने सब कुछ करके देख लिया, ये 10 साल से इसे मारा भी है, बांधा भी है, इसके इलाज भी बहुत से करवाए हैं, बाज ही नहीं आता। तो बस हमने सोचा कि चलें, जब तक ये जिंदा है कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेगा अदारे में। यानी कि वहां भी वही बात कि ठीक करना या होना उसका कोई मायने नहीं रखता।
जब मैं ये बात सुनता हूं तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप कभी हॉस्पिटल गए हैं दूसरे? वो कहते हैं हाँ जी। मैं कहा वहां भी ऐसे ही जाते हैं कि मरीज लेके गए, कैंटीन पे बैठे रहे, वहां क्लर्क से मिलके आ गए, पर्ची देने वाले से मिलके आ गए, गार्डों से मिलके आ गए, ऐसे ही करते हैं? नहीं जी, वहां तो नहीं हम ऐसा करते। मैं कहा वहां क्या करते हैं? वहां हम डॉक्टर को मिलते हैं, फिर डॉक्टर हमें टेस्ट करवाता है, दवाइयां देता है, परहेज बताता है, फिर हम उस पर अमल करते हैं। तो मैंने कहा जब आप छोटे से मसले के लिए सारे प्रोटोकॉल पूरे करते हैं, तो नशा जो कि बहुत सी बीमारियों का मजमुआ है, उसको आप समझते हैं कि सिर्फ कैद करके इलाज हो जाएगा? वो मेरे मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, ये क्या कह रहा है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपका मरीज है, उसको 10 साल हो गए नशा करते हुए, आपको पता है कि ये लैब क्या होता है? नहीं जी, हमें नहीं पता। आपको पता है कि निशानियां, जब रिलैप्स होना है ना, ये लैब होना है, एक बात याद रखें, उसके पहले सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। आप अक्सर कहते नहीं है कि मैं गया था, महीना 2 महीने ठीक गुजरे, फिर एकदम मैं एक जगह गया, वहां दोस्त बैठे थे, मैंने नशा कर लिया। अब वहां से आप 2 महीने पूरे गुजरे हैं, आज ही ऐसा क्या हुआ है कि आज आपने नशा कर लिया? हुआ क्या था कि ये प्रोसेस स्टार्ट 15-20 दिन पहले हो चुका था, स्लिप होने वाला। फिर उस मकाम पे जाके आप उस दिन स्लिप हो गए। वो फौरन स्लिप नहीं हुए। अगर फौरन स्लिप होते फिर तो गेट के बाहर जाते ही हो जाते। जो आपने महीना, 15 दिन या हफ्ता गुजारा है, इसका मतलब कोई चीज तो है जो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रही है। अगर आपको या आपकी फैमिली को वो पता हो कि यार अब मैं ना स्लिप होने वाला हूं, अब वहां कुछ ना कुछ कर सकते हो, फैमिली कुछ ना कुछ कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से ना आपको पता है कि क्या होना है, ना फैमिली को पता है क्या होना है। जब पानी सर से गुजर जाना है, फिर कॉल जानी है, हाँ जी जी ले जाओ। फिर आप आगे कहते हैं मैं तो कीते ही कुछ नहीं सी, मैं तो इतने दिन बिल्कुल सही सीगा। वो यही वजह होती है। फिर जब दाखिल करवा जाते हैं, फिर पूछते क्यों नहीं? उनको पता ही नहीं है कि हमारी एजुकेशन जरूरी है। जब तक फैमिली एजुकेट नहीं होगी, मरीज ठीक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये तीनों चीजें जब तक मेंटेन नहीं होंगी तो नशा नहीं छोड़ा जा सकता। अब ये करनी किस तरह है, किसने करनी है, कैसे पॉसिबल है? उसके बड़े आसान से तरीके हैं। सबसे पहले आप अपना रोल पूरा करें। आप अपना रोल पूरा करेंगे, कमी पेशी घर वाले पूरा कर देंगे। 2 चीजें तो आपके कंट्रोल में नहीं, घर वालों का रवैया आपके कंट्रोल में नहीं है, मुआशरा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप तो अपने कंट्रोल में हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आप जब भी बात करेंगे, घर वालों की करेंगे, मुआशरे की करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जो आपका हिस्सा है वो सही तरीके से पूरा करें, बाकी दूसरे हिस्सों को बाद में डिस्कस करें। लेकिन करते क्या है, अपना हिस्सा तो है ही कोई नहीं। तो जिसकी वजह से ये एक मामूली सा मर्ज एक नाकाबिले इलाज बीमारी बन गया है। नस्लें बर्बाद हो रही हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, कारोबार तबाह हो रहे हैं। मुआशरे ने क्या किया, इन्हें उठा के बाहर फेंक दिया। उसका बड़ा आसान सा तरीका है। आप किसी ऐसे को तो जानते हैं, वैसे तो आपको वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिन्होंने नशा छोड़ा है। यार उनसे बैठ के बात तो करो कि यार आपने कैसे छोड़ा। वो आपको सारा कुछ बता देंगे, गूगल की जरूरत भी नहीं रहेगी। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए बात की थी कि हर बंदे की अप्रोच नहीं है किसी ऐसे बंदे तक जो नशा छोड़ के जिंदगी गुजार रहा हो। ढूंढना मुश्किल है ना, क्योंकि जब कोई इंसान नशा कर रहा होता है उसे मिलते ही नहीं सही है, उसे सही बंदा मिलता ही नहीं है। तो उसका आसान सा हल है, अपने डॉक्टर खुद बनो। मैं बाद में इसमें करते हैं बात, पहले ये पूरा कर ले फिर तो आप अपने डॉक्टर खुद बन जाओ। तरीका आपको बता दिया है, करना क्या आपको बता दिया है, आसान सा काम। तो यहां रहते हुए मैं मुआशरे को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं फैमिली को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, कम से कम आपको तो कंट्रोल कर सकता हूं।
तो उसके सादा से स्टेप है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ यहां रहते हुए जो आपको कह रहा हूं उस पर अमल करने की कोशिश करते रहो। नहीं होती, आप मुझसे डिस्कस करो कि जी ये करने की कोशिश की है, नहीं हो रहा, उसके हजार तरीके हैं। जिस तरह मैं आपको कहता हूं, पहले 3 चीजें अपनी बेहतर कर लो। नंबर 1 नींद, नंबर 2 भूख, नंबर 3 एक्सरसाइज, वर्जिश। ये 3 चीजें तो मुश्किल नहीं है, इसमें तो कोई विड्रॉल नहीं है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अपने नींद के पैटर्न बनाओ, क्योंकि जब कोई भी इंसान जब नशा करता है ना, तो सबसे पहले यही चीजें बर्बाद होती है। सबसे पहले नींद खराब होती है, फिर भूख खराब होती है, फिर सेहत खराब होती है। हम मुश्किल मुश्किल बातों पे तो बाद में जाएंगे ना, पहले तो ये सादा सा है। अब एक बंदा 6 माह यहां रहा है और 6 माह में हम सिगरेट की या नशे की बात तो बाद में करते हैं, सिर्फ इतनी सी बात करते हैं, क्या वो 3 चीजों को मैनेज कर पाया? कितने लोग हैं हम में से जिन्हें ये 3 चीजें मैनेज कर ली हैं? एक स्टेप इसका मतलब हो गया ना। क्योंकि होना पता क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर नींद मैनेज नहीं ना होगी, तो नींद ना आने की वजह से जो मसाइल हो रहे होंगे ना, आपको क्या लगेगा? ये नशा ना मिलने की वजह से हो रहा है। अब जिस तरह आप कहते हैं कि जी मुझे भूख बहुत लगती है, अब जब भूख बहुत लगती है तो वो आपके कंट्रोल में है। भूख और नींद ये इंसान के कंट्रोल में होती है, जिस तरह मर्जी मैनेज कर लो। आप चाहे जितना मर्जी बढ़ा लें, जितना मर्जी उसको भूख को कंट्रोल कर लें। अब आपको जो खाना यहां दिया जाता है 3 टाइम, वो एक नॉर्मल इंसान की खुराक से बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको वो भी कम लग रहा है। अब आप कहते हैं जी इसका हल बताएं। खाना ज्यादा कर देना हल नहीं, खाना जितना मर्जी ज्यादा करता जाओ। जो आपकी फीलिंग है ना भूख के मतलब, ये यही रहनी है। हम खाना ज्यादा करना मुश्किल है, लेकिन अपने आप को इस तरह ट्यून करना कि हम जितना खाना हो उस पे सेटिस्फाइड हो जाए, उस पे हम शेर हो जाए, ये तो आसान है ना। उसका मैं सादा सा बताता हूं, बेशक प्रैक्टिकल आप रात को कर लीजिएगा। जब खाना सामने आए ना, सिर्फ एक फार्मूला आपने आजमाना है कि हर नवाले को ना 32 दफा चबा के निकलना है। आप जो खाना आपको देंगे आप पूरा नहीं खा पाएंगे। हो गया मसला हल। अब मसला हल उनके लिए है जिन्होंने मसला हल करना है। वो जो बाकी असूल में बताता हूं कि सबसे पहले जो कोई भी तब्दीली आती है उसमें सबसे पहला असूल होता है प्री कंटेम्पलेशन का, यानी कि मानना कि मसला है। सबसे पहले जब यही नहीं मानते कि मसला है, फिर बाकी सारी चीजों तो फजूल है। जब आप ये सोच के बैठे हैं कि मसला तो है ही कोई नहीं, नशा तो मसला है ही नहीं, तो जब मसला नशा है ही कोई नहीं, फिर छोड़ना क्यों है? फिर बाकी चीजें तो सुनने का फायदा ही कोई नहीं। इसलिए सबसे पहले ये तो माने कि मसला है, फिर दूसरे स्टेप पे कंटेम्पलेशन है कि उसमें मेरा क्या रोल है, मेरा क्या किरदार है। कसूर मेरा है। जब आप किसी चीज को तब्दील करने के लिए तैयार होंगे और उसमें अपना रोल मानेंगे, तब ही उसे पूरा करने के लिए बाकी अवामल पे असर करोगे ना। अमल उसी वक्त होगा, फिर ही ये चीजें करेंगे। जब आप कहेंगे जी, जिस तरह आप नशे के स्टार्ट की बात करते हैं, नशा जब भी कोई स्टार्ट करता है यही सोच के करता है, कोई बस जब चाहूं छोड़ दूं, बस आज कर लूं, कल से नहीं करूंगा, बस ये आखिरी दफा कर लूं, बस ये महीना कर लूं। ये लिंगर ऑन करते 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 आप यहां तक पहुंच गए हैं। तो ये कोई महीनों का प्लान नहीं है, एक मिनटों में ये डिसाइड करना है, मिनटों पे इस पे अमल करना है। जो होता है ना प्लान करना, मैं फलां होगा तो फलां करूंगा, फलां होगा तो मेरा अमल फिर होगा, ये कभी भी नहीं हो पाता। ये फ्रेब है, इसे कहते हैं खुद फ्रेबी। नशे का एक और वार है जिसे कहते हैं खुद फ्रेबी। ये नशे का बहुत खतरनाक वार है कि नशा आपको आपसे धोखा दिलवाता है।
मैं अक्सर एक बात करता नहीं कि यार हम आपको किससे बचा रहे हैं? बाहर कोई इंडिया की फोर्स है कि आपको कैद करके रखा हुआ है? आपको आपसे बचा रहे हैं। तो आप जब अपने आप से बचने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई आपको कैसे बचा पाएगा? ठीक है, वो इतना आसान नहीं है, लेकिन तरीके तो हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आप टेस्ट के तौर पे इन पे अमल करने की कोशिश करें, उससे नशा नहीं भी छूटेगा, कम से कम आपका टाइम तो अच्छा गुजर जाएगा। सारा दिन घड़ी देखते रहना, सारा दिन तारीखें गिनते रहना, सारा दिन बीते दिन याद करना, सारा दिन आने वाले दिन के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहने से बेहतर नहीं कि जब यहां हो उसको बेहतर से बेहतर टाइम गुजारो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप चंद दिन भी इनमें से किसी एक बात पर भी अमल करना शुरू कर देंगे तो आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब हैंड्स अप कर देना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर गिले ही रह जाने हैं इस डोमेन में और इस डोमेन में, और ये दोनों डोमेन्स आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर उन चीजों को कंट्रोल करना जो आपके कंट्रोल में नहीं है मेंटली तौर पे फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। जब मेंटली तौर पे आप फ्रस्ट्रेट होंगे तो वो फिर आपको रिलैप्स की तरफ लेके जाएगा। तो बहुत सादा सा तरीका है कि आपने क्या करना है। मैं तो बता रहा हूं ना आपको, अमल तो आपने ही करना है। तो सादा सादा रखें। पहले ये 3 चीजें, अगर आप जो 90 दिन का प्रोसीजर है ना, वो 90 दिन का प्रोसीजर इन सारे अवामल में है। 90 दिन सिर्फ कैद नहीं काटनी। जो आपका पहला पीरियड था विड्रॉल का पीरियड, जिसमें मेडिसिन के थ्रू आपके नशे के जो विड्रॉल था उसे कंट्रोल किया गया, फिर उसके बाद जो बाकी 80 दिन है उसमें आपने कुछ ना कुछ करना है, तब 90 दिन पूरे होके वो आदत छूटेगी। अगर आप ये कहते हैं कि 90 दिन सिर्फ सो के गुजारने से नशा छूट जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कभी भी होना, चाहे 90 साल बैठे रहो, जब करना ही कुछ नहीं है। 90 दिन उनके लिए होते हैं जिन्होंने 90 दिन कुछ करना होता है। और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि लोग महीने में भी छोड़ गए हैं, लोग हफ्तों में भी छोड़ के गए हैं नशा, और ऐसी मिसालें भी हैं कि पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई है अदारों में ही है। तो कहां फर्क है? ये मैं आपको टास्क अक्सर देता हूं ना कि सारा दिन आपके पास होता है, 24 घंटे आप फ्री हो, एक दूसरे से बात किया करो कि यार नशा कैसे छोड़े, क्या बेबसी है, क्यों नशा नहीं छोड़ पा रहे, क्या वजूहात होती हैं जो दोबारा नशा करते हैं। उनमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, वो मुझसे डिस्कस करें, मुझसे पूछें, मैं आपको बेशुमार रास्ते बताऊंगा नशा छोड़ने के। लेकिन उन पे अमल वो करना तो आपने है ना, वो तो मैं नहीं करवा सकता। और सबसे अहम चीज ज़हनी सुकून है। जब तक मेंटली आप रिलैक्स नहीं होंगे ना, कोई अच्छी चीज जहन में आएगी नहीं। वो कहते हैं ना, भूखे को चांद दिखाओ ना, उसे रोटी नजर आती है। वो इंसान की जो खुशी है ये कहां होती है, ये बताएं। खुशी बाहर होती है। आप अपनी जिंदगी को खंगालें, आपको लगेगा कि फर्ज करें जिस तरह आप बचपन से थे कि यार ये पढ़ जाए ना तो जिंदगी सुकून हो जाएगी, पढ़ भी गए, फिर कहा यार जॉब मिल जाए ना फिर जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, जॉब भी हो गई, लेकिन मरते दम तक सुकून नहीं मिला। यही वजह आपने अक्सर मस्जिदों में देखा होगा, बुजुर्ग ही होते हैं, जवान कम ही होते हैं। उसकी क्या रीजन है कि उन्होंने सारे स्टेप देख लिए होते हैं। आप बच्चों से पूछो, उन्हें बड़ा होने का जुनून है, जब बड़े होते हैं उन्हें वो बचपन याद आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है जो सुकून है ये बाहर नहीं होता, खुशी बाहर नहीं होती, सेटिस्फेक्शन बाहर नहीं होती, कहां होती है? अंदर होती है। फिर जनाब इसमें कौन से पैसे लगते हैं अपने आप को रिलैक्स रखने में? अपने आप को पुरसुकून रखो। पुरसुकून रहना आपके अपने बस में है। आप जितना अपने आप को पुरसुकून रखोगे, रिलैप्स के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। जितना ज्यादा अपने आप को बेचैन करोगे, जितना ज्यादा गुस्से में रहोगे,
माइंड आपको उतना ज्यादा डाइवर्ट करता जाएगा और एट द एंड रिलैप्स हो जाएगा। क्योंकि नशे ने एक आदत बना दी ना कि खुशी है नशा करना है, गम है नशा करना है, थकावट है नशा करना है, गुस्सा है नशा करना है, कुछ भी है उसका एंड नशा है। यहां एक और टेक्निक होती है कि यार मुतबादल वे भी तो होते हैं ना, आल्टर्ड वे भी तो होते हैं ना। वो अक्सर कहते हैं जी हम बाहर गए हैं तो कोई नुकसान हुआ लिहाजा नशा कर दिया, चले मान लें कि दुख को खत्म करने के लिए फरार हासिल कर लिया। लेकिन यहां ऐसी मिसालें भी हैं, अभी बल्कि ईद आएगी ना, बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो कह रही हैं कि जी हमने ईद पे लेके जाना है। मैं कहा बिल्कुल लेके जाए। अब क्या करेंगे ईद पे? ईद का माहौल है, सारे दोस्त इकट्ठे हैं, खुशी मनानी है, चलो जी एक एक का सूटा ला लो। अब खुशी में कौन सा फरार है? मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ नशा जो है वो करने का बहाना है कि जी मुझ पे यकीन नहीं किया, मुझ पे शक कर रहे हैं लिहाजा मैंने नशा कर लिया। आप पे शक किया, चाहिए तो आपको यह था कि आप उनके शक को गलत करो, आपने उनके शक को यकीन में बदल दिया। तो जनाब दूसरी सादा टेक्निक जो बता रहा हूं वो खुश रहने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। मैं अक्सर एक ना इमेजिनरी टेक्निक करवाता होता हूं कि आप ना आंखें बंद करें, आंखें बंद करने के बाद अपनी जिंदगी का वो सबसे बड़ा मकसद जो आप हासिल करना चाहते हैं उसको अपने सोचों में हासिल कर लो। वो जब अपनी सोचों में उस मकसद को हासिल कर लेते हैं तो वो खुश होते हैं। जब खुश होते हैं तो मैंने कैसे सेलिब्रेट करो, हकीकत में हासिल करके भी तो यही होना है। आप इमेजिनरी करके वो खुशी ले ली जो हकीकत में होनी है। और जो बाहर वाली खुशी होती है ना, ये बड़ी आर्जी होती है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। आपको याद होगा जब आपने पहला साइकिल लिया, कि साइकिल लेने से पहले आप देखते थे यार मैं साइकिल ले लूं, जिंदगी बड़ी झींगा लाला हो जाएगी। फिर बाद मैं साइकिल है मोटरसाइकिल ले लूं, जिंदगी बड़ी बड़ी सुकून से हो जाएगी, खुश हो जाऊंगा मैं। चंद दिन खुशी रही, फिर डाउन होगी, नहीं यार अब गाड़ी ले लूंगा ना तो जिंदगी बड़ी मजे की होगी। गाड़ी ली, चंद दिन बहुत अच्छे गुजरे, चंद दिन अच्छे गुजरे, आहिस्ता आहिस्ता फिर डाउन होना शुरू हो गए, फिर खुशी खत्म हो गई। इसका मतलब है जो बाहर वाली चीजें हैं उनमें खुशी नहीं होती। अगर उनमें खुशी हो तो वो फिर खत्म क्यों होती है? असल खुशी आपके अंदर होती है, आप उसे बाहर ढूंढना चाह रहे हैं। यही कुछ नशे में होता है। करते क्या है? स्पेशली आजकल जो नया नशा आया है आइस, होता क्या है कि इसका काम क्या होता है, ये दिमाग को ना माफ कर देती है। एक केमिकल होता है डोपामीन, ये उसकी ना कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। उससे क्या होता है कि इंसान को ना खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। ये आप उससे बेहतर जानते हैं, आपने तो इस्तेमाल की हुई है कि एक डोज लो, साथ ही लगता है मैं तो वजीर आज़म बन गया, जान फुल, हर काम में फुर्ती। लेकिन वो होती क्या है? होती आर्जी है, झूठी होती है ना। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना आएगा, ये दोबारा क्यों करते? उसकी यही वजह है कि जब रियलिटी में आते हैं और होता है, जब आइस के अंदर नशे में रहते हैं तो दुनिया ही और होती है। वो दुनिया कौन सी होती है? वो कबूतर वाली दुनिया होती है कि जब बिल्ली सामने आती है ना तो कबूतर आंखें बंद करके महफूज हो जाता है, वो उसे खा कर चली जाती है। तो यही कुछ नशे में होता है। नशे में क्या है कि वक्ती तौर पे एक ऐसा महल बनाया जाता है जो बहुत कंफर्ट, बहुत खूबसूरत, आपकी मर्जी का होता है, लेकिन वो महल होता चंद मिनट का है। वो वापस आता है, आप देखते हैं यार हकीकत तो मुख्तलिफ है, फिर आप उस महल में जाना चाहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। फिर जब एक दफा आंख खुलती है तो बाहर गाड़ी खड़ी होती है और तौणों फड़ के अंदर बांधे।